तो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे दो वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलाम बल के बीच में तुलना किए थे, या वैद्युत स्थैतिक बल के से तुलना किए थे गुरुत्वाकर्षण बल की, उन दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। इसके बाद से हम लोग घनकोण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले आप अब तक संभवतः ही जानते रहे हो कि एरिया जो है क्षेत्रफल वह अदिश राशि है, लेकिन फिजिक्स में क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है और इसकी दिशा भी होती है। कैसे? किसी स्मॉल एलिमेंट को या कोई समतल एरिया ले लीजिए और इस तरीके से बनाइए। मान लीजिए कि यह एरिया समतल है और इसके एरिया को हम लोग डीए से दर्शाएं। इसकी लेंथ को L मान लिया जाए और इसकी ब्रेथ को B मान लिया जाए। तो ब्रेथ को B मान लिया जाए तो DA इज इक्वल टू L इंटू B होता है। L भी होता है, ये परिमाणात्मक मान होता है, ये आंकिक मान होता है। तो अगर इसको वेक्टर DA के रूप में लिखना होगा, वेक्टर DA इज इक्वल टू L क्रॉस B। और इस L क्रॉस B की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है? ये वेक्टर L है मान लीजिए और ये वेक्टर B है। तो L क्रॉस B जब निकाला जाएगा तो L क्रॉस B की डायरेक्शन आप जानते हैं मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अनुसार दिया जाता है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार। यहाँ पर इन दोनों के लंबवत एक पेंच रखा जाए और L से B की तरफ घुमाया जाए तो यह पेंच बाहर की तरफ निकलेगा। इसलिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस प्लेन के, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के लंबवत बाहर की तरफ होगी। क्योंकि बाहर की तरफ हम दिखा नहीं सकते, हवा में दिखलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको लिखा जा सकता है दिस इज वेक्टर DA। दिस इज वेक्टर DA। कुछ किताबों में इस वेक्टर DA की जगह पर वेक्टर DS का भी प्रयोग किया है। आप चाहें तो वेक्टर DS भी कर सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं DS इज इक्वल टू LB या वेक्टर DS इज इक्वल टू L क्रॉस B। तो एरिया वेक्टर की या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो होती है उस तल के, वो जो पृष्ठ है उस तल के लंबवत होती है। तो इस तल के या तो लंबवत ऊपर की तरफ होगी, नहीं तो लंबवत नीचे की तरफ होगी। यह डिपेंड करता है कि L क्रॉस B निकाला गया है या B क्रॉस L निकाला गया है। यदि कोई समतल पृष्ठ है तो उस पर जो बाहर वाली साइड होगी उसी को माना जाता है कि वह क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। यदि कोई बंद पृष्ठ है, सपोज दैट कोई गोला है या कोई इस तरह का कोई पृष्ठ है या 3 डायमेंशनल पृष्ठ है, 3D, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, व्हाइट बोर्ड पे बना दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वृत्त है। ये जब मैं कह रहा हूँ स्फीयर है तो आप समझिए 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई है। तो यहाँ पर इस वाले, यहाँ पर कोई इस गोले पर कोई थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए। तो इस क्षेत्रफल को यदि आप DS मानते हैं तो इस क्षेत्रफल पर जो लंब आप डालेंगे या इसके अभिलंब की जो दिशा होगी, यही दिशा क्षेत्रफल की, यह तो क्षेत्रफल DS है और लेकिन इसको वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। तो इसके तल के लंबवत का जो वेक्टर, लंबवत जो वेक्टर होगा वही DS कहलाएगा। और इसको यदि पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे, आप जानते हैं कि ये गोला भी है, वृत्त की कल्पना में वृत्त भी माना जाता है। तो ये वृत्त, हालांकि वृत्त हम इसको नहीं मान रहे हैं, हम आपको ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो यह परपेंडिकुलर इसके ओरिजिन से होकर, ओरिजिन से होकर गुजरेगा और इस डिस्टेंस को जो है हम R कहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो जहां से गुजरेगा वो जो होगा ओरिजिन होगा, दैट विल बी द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर, इस गोले का केंद्र होगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कहाँ पे होगा, यहाँ का एरिया वेक्टर निकालना है तो यहाँ का एरिया वेक्टर इसके तल के लंबवत यहाँ पर ऐसे होगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर निकाले, सपोज दैट कि यह DS एरिया है तो या यह DS1 है,
ds1 है, तो ये वेक्टर ds1, ये ds1 इसकी लंबाई चौड़ाई है जैसे भी निकालते हो, या वृत्ताकार है मान लीजिए तो यह पाई r1 स्क्वायर मान लीजिए, या r2 स्क्वायर, जो इसकी रेडियस मानेंगे उसी हिसाब से इसका निकलेगा। इसकी एरिया तो ये होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर मानी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रही है, इसकी डायरेक्शन ये इधर की तरफ से, इसको ds2 वेक्टर ds2 माना जा सकता है, इसको ds1 माना जा सकता है। इस तरीके से क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल की एक दिशा होती है, और खासकर कोई भी तल यदि हम वक्र तल लेते हैं इस तरीके का, तो उसकी दिशा एरिया वेक्टर की दिशा या क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है। हम समझते हैं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आइए इसके आगे हम चलते हैं समतल कोण और घन कोण पर। एक चीज इसमें छूट रही है, जो सपोज दैट कि यह कोई एरिया वेक्टर ds है या एरिया ds है, तो इसके वेक्टर को इस दिशा में दर्शाया जाता है वेक्टर ds, या इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, ये ds है एरिया, और यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है ds इंटू n कैप, जहां n कैप जो है इस तल के लंबवत, इस सरफेस के तल के लंबवत एकांक सदिश है, और उसी में ds से गुणा कर दिया गया। इसको लिखना हमने आपको पिछले टर्म पे बताया है कि कैसे लिखा जाता है। ये वेक्टर ds इज इक्वल टू ds इंटू n कैप। ये जो ds लिखा गया है, ये जो ds है, इसको लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ds, यानी इस वेक्टर ds की न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। या दूसरे शब्दों में n कैप को यदि आप निकालना चाहते हैं तो n कैप इज इक्वल टू वेक्टर ds अपॉन ds। इस तरीके से मैंने निकाल करके एकांक वेक्टर के बारे में आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। अगर कहीं कोई एरिया ds है तो इस ds को ऐसे लिखा जा सकता है ds इंटू n कैप, जहां n कैप उस पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश है। n कैप पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में रहा। एक समतल कोण होता है, और एक होता है घन कोण। ये 3 डायमेंशनल होता है और यह 2 डायमेंशनल होता है। जो आप प्रोटेक्टर की सहायता से बनाते हैं, या जो कोण आप चांदे की सहायता से अपने कॉपी पर ड्रा करते हैं, वह कोण जो होता है समतल कोण होता है। समतल कोण को परिभाषित किस तरह से किया जाता है? किसी समतल कोण को परिभाषित किया जाता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। होता क्या है? किसी वृत्त के चाप द्वारा, कोई वृत्त है, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, सपोज दैट इसको डेल्टा थीटा कहते हैं, या डी थीटा भी माना जाता है, और यहां से यहां तक की दूरी यह ए बी है, ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एस, और यह दूरी आर है। तो यहां पर एंगल, इस फार्मूले से एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस लेंथ ऑफ आर्क, डेल्टा एस अपॉन आर रेडियस। ये इस फार्मूले से निकाला जाता है। वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण,
समतल कोण कहलाता है। इसको तो इसका मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है। आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस इसकी लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी माने, इसको भी सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो ऊपर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगी। इट मींस कि डेल्टा थीटा आर द प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि कोण जो होता है या समतल कोण जो होता है वह विमाहीन राशि है, लेकिन फिर भी इसको नाम दे दिया जाता है। इसको नापने के लिए एक नाम दिया गया है, इसको लिखा जाता है रेडियन। ये रेडियन में नापा जाता है। यदि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर हो जाए, अभी तो इसको छोड़ दिया जाए, यदि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर तब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर अपान आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। अर्थात 1 रेडियन का कोण वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वाले, डेल्टा एस इक्वल टू आर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अगर यह रेडियस के बराबर हो जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 1 रेडियन होगा। और एक चीज और आप जानते हैं कि अगर इसी वृत्त में यहां से हम आधी दूरी तक चलें तो ये सेमी सर्कल होगा और इसका पेरीमीटर जो है पाई आर होता है। पूरा फुल सर्कल का 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्कल का जो हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ये डेल्टा है अपान आर। अगर यहाँ पर हम ये सिर्फ कैलकुलेट करके निकालें पाई आर अपान आर तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर ए डी आई ए एन, पाई रेडियन। अर्थात ये एंगल, ऊपर का ये एंगल जो होता है कितना होता है, पाई रेडियन। अब हम देखते हैं कि यहां से पूरा एक चक्कर लगाए या यहां से ये सर्किल जो है ये पूरा एक चक्कर लगा दे तब कितने रेडियन का कोण बनता है। तो एक चक्कर में आप जानते हैं कि इस आर्क की लंबाई, पहले तो आर्क की लंबाई छोटी थी, अभी हमने आर्क की लंबाई हाफ लिया, तो हाफ लिया तो यहाँ पर ये किसके लिए है, सेमी सर्कल के लिए या अर्धवृत्त हिंदी में लिखिएगा तो अर्ध डेल्टा थीटा है बच्चों, अर्ध वृत्त के लिए ये डेल्टा थीटा अर्धवृत्त के लिए जो है पाई रेडियन, और डेल्टा थीटा पूरे वृत्त के लिए कितना हो जाएगा, सर्किल के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपान आर। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों हम इसके आर की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, इसके चाप की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और फिर ये पूरे एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहाँ पर डेल्टा थीटा वृत्त द्वारा जो है उसके केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाया जाता है, वृत्त द्वारा उसके केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाया जाता है। अर्थात जब हम कंप्लीट करेंगे एक चक्कर तो 2 पाई रेडियन 2 चक्कर, तो 4 पाई रेडियन 3 चक्कर, 6 पाई रेडियन 4 चक्कर, वैसे 8 पाई रेडियन, इस तरीके से यह मेजरमेंट करते जाएंगे। तो यह 2 डायमेंशन होता है, इट मींस इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है या किसी प्लेन पर इसको दर्शाया जा सकता है। लेकिन अभी जिस एंगल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं वह है घन कोण, सॉलिड एंगल, वह 3 डायमेंशनल होता है। आइए उसके बारे में देखें। ये गोला मान लीजिए, गोले पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लीजिए
फुटबॉल आप देखे होंगे तो फुटबॉल छोटे छोटे चमड़ों को जोड़ करके बनाया गया होता है। तो उसके किसी एक चमड़े को पकड़िए और उसके किनारे से इसके केंद्र वाले भाग को मिला दीजिए, तो एक आप कोनिकल स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। कोन प्राप्त करेंगे, कोन मतलब शंकु प्राप्त करेंगे। तो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है वही जो है घन कोण कहा जाता है। घन कोण यह 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। और एक चीज और बता दें कि जो प्लेन एंगल का मेजरमेंट अभी किया जा रहा था उसके लिए हम इस तरह का चिन्ह दर्शाते हैं, इसको थीटा लिखते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड एंगल को दर्शाने चलेंगे या कहीं बताने चलेंगे तो इस तरह से करके जब ये गोली बना देंगे, इस तरह से गोल टाइप का, या गोल कहें या वृत्ताकार कहें, जो कहें, इसको लिख देंगे, इसको डेल्टा ओमेगा लिख देंगे, या ऐसे इस तरह से बना दें, इसका मतलब ये जो है सॉलिड एंगल है। अब क्या होता है, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है? वृत्त के किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहा जाता है। इसको मैथमेटिकली कैसे दर्शाया जाता है, कैसे बताया जाता है, लिखा जाता है घन कोण डेल्टा थीटा इज इसको डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर। सपोज दैट कि इसकी एरिया डेल्टा एस है तो ये डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर। यदि आप इसको डीएस मानेंगे तो डीएस अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डीएस अपान आर स्क्वायर। अब यदि डीएस अपान आर स्क्वायर, यदि डीएस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब डी ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डी ओमेगा इसको जो नापा जाता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है स्टेड रेडियन। तो ये हो जाएगा 1 स्टेड रेडियन, अर्थात एक स्टेरेडियन का कोण वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के वर्ग वाले क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। वृत्त की त्रिज्या के वर्ग वाले गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित किया जाएगा वह कोण होगा 1 स्टेरेडियन। आइए हम देखते हैं कि ये पूरा गोला, इसको हम बढ़ाते जाएं, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएं तो एक बार ऐसा होगा कि ये आधा गोला कवर करेगा और एक बार और पूरा गोला कवर कर लेगा। तो पूरे गोले द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया जा रहा है, कितना घन कोण अंतरित किया जा रहा है, उसके लिए देखिए यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू पूरे गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी होती है? यह पूरी एरिया वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, लिखना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर लिखा हूं तो यहाँ पर भी डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर ऐसे काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई स्टेड रेडियन। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेड रेडियन, अर्थात पूरे गोले द्वारा इसके केंद्र पर 4 पाई स्टेड रेडियन का कोण बनाया जाता है। ये गोला ही नहीं, किसी भी आकृति को ले लें हम, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ
चारों दिशाओं में जो इसके द्वारा कोण अंतरित होगा, आकृति कोई भी हो, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा एंगल स्टेरेडियन में मापा जाएगा, तो 4 पाई स्टेरेडियन होगा। और इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। ये मान लीजिए कि कोई पृष्ठ इस तरह से है और यहां से अगर इससे पास होने वाला जो गोला है कुछ इस तरह से जाता, ऐसे वाला चीज सही बना नहीं है, ये सपोज है कि ये गोला कुछ इस तरह से जाता और यह सरफेस एरिया जो है ये ds है, तो ये इसका जो ds वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर ds होगा। यहां से वेक्टर r, यह गोले का केंद्र है, यह पॉइंट 2 है, इसको r मान लें, तो r की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में होगी। घन कोण को डिफाइन करते समय ये बताया गया है कि गोले का सरफेस, यह सरफेस तो गोले पर है नहीं, तो इस सरफेस का प्रोजेक्शन हम गोले पर लेंगे। मान लीजिए इसके और इसके बीच का कोण, ये जो डेल्टा एस है, इस डेल्टा एस का प्रोजेक्शन और इसका जो गोले पर प्रोजेक्शन है, जो प्रक्षेप है, उसके बीच का जो एंगल है वह थीटा यदि मान लीजिए, तो यह ds है, यह एरिया यदि ds है तो ये वाली एरिया हो जाएगी ds cos थीटा, ये ds cos थीटा हो जाएगा। अभी हमने डायरेक्शन के रूप में इसको नहीं लिखा है, जब हम डायरेक्शन के रूप में इसको लिखना प्रारंभ करेंगे तो वेक्टर ds लिखेंगे, ये केवल परिमाणात्मक रूप में है। तो अब क्या होगा, यह एरिया भी, यहां गौर से देखें, यह एरिया भी किसी पॉइंट के ऊपर उतना ही घन कोण बना रही है या सॉलिड एंगल बना रही है जितनी कि यह एरिया, इसका प्रोजेक्शन जो है, इसका प्रोजेक्शन इस वृत्त पर जो है, ये एरिया जो है इस पर कोण बना रही है। तो कैसे इसको डिफाइन किया गया है, ओमेगा इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो ds की जगह पर है, यहां पर cos थीटा है, ds cos थीटा, क्योंकि यही सरफेस पर है, इसके वृत्त के गोले के सरफेस पर ही है, इसलिए ds cos थीटा अपान r स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टेरेडियन। अब इस दिशा में यह रेडियस वेक्टर, यह वेक्टर r जो है, इसके रेडियस वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि ds cos थीटा, अगर वेक्टर ds cos थीटा दर्शाएंगे तो ds cos थीटा इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, रेडियस वेक्टर के एलाम होगी, ये वेक्टर r है तो इसी के एलाम जो है ds cos थीटा होगा। तो जब कभी कोई सरफेस इस तरह से एंगल बनाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि यह रेडियस वेक्टर है और यह नॉर्मल वेक्टर है, ये जो नॉर्मल वेक्टर ये ds है, इसके बीच का एंगल थीटा हो तो ds cos थीटा, इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। चाहे ऐसे निकाल लीजिए या इसका इससे करके निकाल लीजिए, दोनों ही वैसे होता है। तो एक फार्मूला हो गया, अगर इसको हम डी ओमेगा मानेंगे तो डी ओमेगा मानेंगे तो ये डी ओमेगा लिखा जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये घन कोण का कॉन्सेप्ट रहा। अब इसके बाद से आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ सकें। तो आइए अब हम वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने चल रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है।
वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले आइए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई पाइप है, बर्नौली की प्रमेय पढ़े होंगे या द्रवों का प्रवाह पढ़े होंगे। तो इस पाइप में कोई द्रव एक समान या एरिया जो है, इसकी एरिया ds है, और इसमें कोई लिक्विड प्रवेश करता है और इधर से वो पूरा का पूरा लिक्विड बाहर निकल जाता है। इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर भी वेलोसिटी v है। सपोज दैट कि किसी क्षण यह यहाँ पे था, लिक्विड यहाँ पे था और ये v वेग से इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो यहाँ पर लिखा जाता है v मीटर पर सेकेंड या v सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड इज v मीटर। v मीटर पर सेकेंड करने का मतलब है कि एक सेकेंड में यहाँ से और यहाँ तक चला गया यदि, तो इसके द्वारा एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी जो हो जाएगी v होगी। और चूंकि यह एरिया ds है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालने के लिए यह एरिया हो गया ds और इसकी हाइट हो गई v। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू v ds। अरे जो निकलने वाले द्रव का आयतन हो जाएगा v ds होगा। इसको ही द्रव का फ्लक्स कहा जाता है। प्रति सेकंड में या प्रति सेकंड इससे निकलने वाले द्रव की मात्रा ही जो है द्रव का फ्लक्स कहलाती है, कि इतना एक सेकंड में इतना निकल रहा है द्रव का फ्लक्स। और फ्लक्स करने का मतलब क्या होगा कि इसके समानांतर इसके तल के लंबवत कितना द्रव निकल जा रहा है। कल्पना कीजिए, आप ये कल्पना कीजिए कि यहाँ पे कोई रिंग है, इस तरह की कोई रिंग ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए, कुछ ऐसे ले लीजिए, इसको सीधा खड़ा किए रहिए, अर्थात वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर या जो एरिया वेक्टर है या जो रिंग है, रिंग को ऐसे खड़ा किए रहिए। जब इसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो इसमें से निकलने वाले द्रव की मात्रा सबसे अधिक होगी। यदि इसी रिंग को धीरे धीरे तिरछा करते चले जाएंगे, जब तिरछा करेंगे इसको ऐसे, तो पहले में ज्यादा मात्रा में, और जब हम तिरछा करेंगे तो उसको टच नहीं करेगा। ये रिंग अगर इतनी बड़ी है तो जब तिरछा करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस दशा में इससे निकलने वाला द्रव कम हो गया, और ज्यादा तिरछा यदि हम कर देंगे तो इससे निकलने वाले द्रव की संख्या और द्रव की मात्रा और कम हो गई, और इसको तिरछा करते चले जाएंगे। जितना ही इसको तिरछा करते जाएंगे, यानी ds को जो है v के अनुदिश यदि हम कर देंगे, इस एरिया ds को v के अनुदिश कर देंगे, तब इसके खोखले भाग द्वारा या इसके बीच में जो खाली भाग है, इससे निकलने वाले द्रव की मात्रा शून्य हो जाएगी। तब इससे यानी जब समानांतर हो जाएगा यह एरिया ds वेग v के समानांतर हो जाएगा, तब उसमें से कोई द्रव नहीं निकलेगा। तो हम कहेंगे कि द्रव का फ्लक्स, निकलने वाले द्रव का फ्लक्स शून्य है, अर्थात उसमें से होकर के कोई द्रव गुजर नहीं रहा है। जिस प्रकार से द्रव के फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, इसी प्रकार से वैद्युत के फ्लक्स को भी डिफाइन किया जाता है। पिछले टर्म पे आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाते समय या बताते समय मैंने आपको बताया था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को खींच करके बताया गया था कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक समान समानांतर है, तो एक समान है। जितना परिमाण यहाँ पर, जितनी आंकिक वैल्यू यहाँ पर होगी वैद्युत क्षेत्र E की, उतना ही यहाँ पर भी होगा। लेकिन यदि वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से बना दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एरिया ले लीजिए और कुछ एरिया, यही एरिया थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तो एरिया उतनी ही है, लेकिन यहाँ पर इससे निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत रेखाओं की संख्या इसमें अधिक है और इसमें कम है। तो ये कहा जाएगा कि इससे फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ज्यादा लिंक हो रहा है, या यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कम है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही
वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इट इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू द सरफेस। इस सरफेस के नॉर्मली लंबवत कितनी रेखाएं निकल रही हैं। अभी हमने दिखाया उसमें द्रव को लेकर के कि एकदम जब ये नॉर्मल था या लंबवत था इसके, तब इसमें से ज्यादा द्रव निकल रहा था। जब जब हम इसको तिरछा करते जा रहे थे उसमें से निकलने वाले द्रव की मात्रा कम। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम डिफाइन करते हैं कि खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी मैं आपको दे रहा हूं। इसके पहले इसको थोड़ा सा और समझ लिया जाए कि मान लीजिए कि कोई यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यह कोई डीएस और एरिया, इसकी पूरी एरिया जो है एस। अभी हमने बताया कि यह वेक्टर यह एरिया एस भले है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यदि हम लेंगे तो परपेंडिकुलर लेंगे। तो इसके परपेंडिकुलर यदि हम बना रहे हैं तो परपेंडिकुलर बनाते समय यहाँ पर एक डायरेक्शन दिखला दें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एस एंड वेक्टर एस इज इक्वल टू एस इंटू एन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, इसके तल के, इसका तल यह है, इसके तल के लंबवत निकल रही हैं। तो तल के लंबवत निकल रही तो अधिकतर निकलेगी। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स ई, वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई ई से, और फाई ई इज इक्वल टू ई और एस। ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए इंटू एस। एरिया जितनी ही बड़ी रहेगी यहाँ पर फ्लक्स लिंक उतना ही अधिक रहेगा, उतना ही अधिक होगा। लेकिन सपोज दैट, मान लीजिए कि दूसरा कोई फिगर है, दूसरा फिगर हम इधर ड्रा करते हैं, ड्रा करके बताने की कोशिश करते हैं कि कोई एक तल इस प्रकार से है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टली न निकल करके, यानी इस तल के लंबवत न निकल करके, ये इससे थीटा कोण, यह तो है, यह वेक्टर एस है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई कुछ इस डायरेक्शन में। अब तो यह इस वेक्टर एस तथा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के बीच का एंगल जो है थीटा। यह एरिया वेक्टर है और यह वेक्टर ई है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो ई का कंपोनेंट इसके नॉर्मल के एलॉन्ग, इसके एरिया वेक्टर के या क्षेत्रफल सदिश के क्षेत्रफल के और विलंब के एलॉन्ग जब हम निकालेंगे तो ई का जो कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और इंटू एस। ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको लिखा जा सकता है ई एस कॉस थीटा। फाई ई ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अभी हम आपको इसको मिटा करके इसे बना रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मान लीजिए कि ये कोई एरिया S है और इसमें कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है ds है। वेक्टर ds इस दिशा में है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या वैद्युत बल रेखाएं जो है इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का कोण जो है ये जो है थीटा है। तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, वैद्युत फ्लक्स को मैथमेटिकली लिखा जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अभी मैंने निकाल के दिखाया था पिछले कैलकुलेशन में कि फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वेक्टर डी एस तथा वेक्टर ई के बीच का कोण है। वेक्टर डी एस क्या है? वेक्टर डी एस दिए गए क्षेत्रफल वेक्टर के अभिलंब तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है या वैद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है। तो इस तरीके से आप ये पाते हैं कि डी फाई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इसको लिखा जा सकता है ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहां थीटा वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ds के बीच का कोण है। यहां क्षेत्रफल वेक्टर कहने से ही मतलब हो गया कि इसके तल के लंबवत, तो ये डी फाई इज इक्वल टू इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ऐसे निकाला जाता है इसको फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई फॉर द होल सरफेस। अगर सरफेस क्लोज है तो फॉर द क्लोज सरफेस इसको लिखा जाता है बंद पृष्ठ के लिए। यहाँ पर एस मतलब सरफेस का मतलब क्षेत्रफल ले सकते हैं, कह सकते हैं या पृष्ठ कह सकते हैं। तो डी फाई को जब हम आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ये थीटा और ये ई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर ई कॉस थीटा यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल डी एस, और यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट ds जो है इसको सब छोटा छोटा मिला करके बना लिया जाए तो ये पूरे इस एरिया s को वो करने लगेगा, रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ये ई कॉस थीटा इंटू एस, तो ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो आप लोगों ने पाया कि फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो लिखने का तरीका है ई इंटू एस कॉस थीटा या ई कॉस थीटा इंटू एस। दोनों की अपनी अपनी मीनिंग है। यहाँ एस कॉस थीटा क्या है? अगर कोई यहाँ पर यह एस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज दैट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियस वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई के पर एरिया का ई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एस कॉस थीटा, तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर गुणे कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये क्या होता है? या
ई cos थीटा वेक्टर एस के अलॉन्ग ई का कंपोनेंट, ये देखिए यह वेक्टर ई है, यह वेक्टर ई है और इस ds जो है ये इस दिशा में है, चाहे एस इस दिशा में है मान लीजिए, तो अगर यह कोण थीटा है तो ये हो जाएगा ई cos थीटा, अर्थात क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में घटक तथा क्षेत्रफल का गुणनफल ही वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं कि फाई ई का मात्रक क्या होगा। आइए फाई ई के मात्रक को देखते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई का होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है न्यूटन कूलाम पर -1 और मीटर का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इसका दूसरा जो होता है वोल्ट पर मीटर, और यह एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर। यह डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हम देखना चाहेंगे, तो बीमीय सूत्र फाई ई का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए देखिए ये न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन का मतलब होता है बल है mLT पर -2, कूलाम आवेश का मात्रक है, Q इज इक्वल टू IT, और I का जो होता है एम्पियर होता है, T का टाइम होता है, तो Q का AT होता है, तो अपान हो जाएगा AT, और यह मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L पर 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे M L पर 3, T पर -3 और A पर -1, यह इसका विमीय सूत्र होता है। अब वैद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है उसको जान लीजिए। वैद्युत फ्लक्स घनत्व PLECTRS, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या होता है, यहां पर लिखा जाता है वैद्युत फ्लक्स घनत्व बराबर, फार्मूला वैद्युत फ्लक्स घनत्व बराबर फाई ई अपान ई। जितना किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वही वैद्युत फ्लक्स घनत्व कहलाता है। यदि वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत निकल रही, पृष्ठ के लंबवत निकल रही हो, कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत निकल रही हो वैद्युत बल रेखाएं ई, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो, इस पृष्ठ के लंबवत कहें, एरिया वेक्टर के लंबवत नहीं, एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, तो इस पृष्ठ के लंबवत निकल रही हो तो फाई इज इक्वल टू ए का 0 हो जाएगा, और अपान ए से ए का 0 की वैल्यू 1, तो ये होता है। एक वैद्युत फ्लक्स घनत्व जो होता है यह एक सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि वैद्युत फ्लक्स वो जो है अदिश, फाई जो है, फाई एक अदिश राशि है, स्केलर है, SCALAR, लेकिन वैद्युत फ्लक्स घनत्व जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज इतना ही रहने दीजिए आप लोग, क्योंकि अभी मैं सोचा था कि एक न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूं, एक न्यूमेरिकल बताऊं, लेकिन समय अधिक हो गया। अब देखूंगा तो अगले टर्म पे या तो न्यूमेरिकल बताऊं, नहीं तो
वैद्युत ध्रुव के बारे में चर्चा करूं। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहेंगे। जैसा समय मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे।